Hello guys, myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। जैसा कि आप सबको पता, अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अपन ने जो लास्ट डिजीज डिस्कस करी थी वो थी रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस या रूमेटिक हार्ट डिजीज़, RH रूमेटिक हार्ट डिजीज़ अपन ने डिस्कस करी थी। उसको रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस के नाम से भी जाना जाता था। पहले इसको रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस बोलते थे क्योंकि मेनली इसका अफेक्ट जो होता है वो एंडोकार्डियम लेयर पे होता है, वाल्वुलर डिफेक्ट होता है। इसकी वजह से इसको रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस भी बोला जाता है और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी बोला जाता है। आज अपन इससे ही रिलेटेड एक डिजीज़ जिसमें द टारगेट ऑर्गन इज सेम, द एंडोकार्डियम, बट द कोज इज़ डिफरेंट। आज कोज क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर इन्फेक्टेड हो रही है, एंडोकार्डियम लेयर इज़ ऑल इन 4 चैम्बर्स, जो चारों चैम्बर्स हैं उन सब के अंदर एंडोकार्डियम लेयर होती है। तो कहीं पे भी अगर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट अगर हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर तक पहुंच जाता है और वहाँ जाके इन्फेक्शन कोज कर देता है। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये मिट्रल वाल्व है जिसको बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसमें इन्फेक्शियस लीजन्स आपको दिख रहे हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन थ्रू द सर्कुलेशन, जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है और वहाँ से वो अगर हार्ट में पहुँच जाता है और एंडोकार्डियम को अफेक्ट करना चालू कर देता है, एंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होती हैं और ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो मल्टीप्लिकेशन करती हैं, और जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं वो सब उन पे कवरिंग करना चालू कर देती हैं। वहाँ पे वेजिटेशन फॉर्मेशन होने लग जाता है, फाइब्रिन जो कोएगुलेशन कैस्केड है, ये सारे प्रोसेस वहाँ पे होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वेजिटेटिव फॉर्मेशंस बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे अपने वेजिटेशन वर्ड का यूज रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर भी किया था, मतलब वहाँ पे एक डिफरेंट ग्रोथ होना शुरू हो जाती है जो कि वहाँ के जो एरियाज़ हैं या जो फंक्शनिंग है उसमें अल्ट्रेशन कोज कर सकते हैं। तो आज अपन बात करें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक कंडीशन है जिसमें कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया हो सकता है, मे बी फंगस हो सकता है, मे बी वायरस हो सकता है, या फिर किसी सेकेंडरी कोज, एक तो डायरेक्ट इन्फेक्शन यहाँ पे हो रखा उसकी वजह से, या फिर कोई सेकेंडरी कोज जैसे मायोपैथीज़ है या और कोई रीजन एम्बोलस है, उनकी वजह से अगर एंडोकार्डियल लेयर इन्फेक्टेड हो रही है, कोई और अदर इन्फेक्शन बॉडी में कोई और इन्फेक्शन था कहीं प्रेजेंट था, वो सर्कुलेट होकर यहाँ तक आ गया, तो उनकी वजह से भी ये ऐसा हो सकता है, जो कि कार्डियक और नॉन कार्डियक दोनों रीजन्स हो सकते हैं। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस मेनली तो इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड होके जो एंडोकार्डियम लेयर है उसको अफेक्ट करता है। तो अगर हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर अफेक्ट होगी तो इसकी वजह से जो मेन होगा वो वाल्व्स डिफेक्ट होगा। जो वाल्व्स होते हैं हार्ट की, कौन से ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व, इनमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? मिट्रल और एओर्टिक वाल्व मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। तो मिट्रल वाल्व, जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोला जाता है, इस डायग्राम में उसी को दिखाया गया है कि बाइकस्पिड वाल्व और एओर्टिक वाल्व सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से जब भी एंडोकार्डियम लेयर या एंडोकार्डाइटिस होता है तो वहाँ पे मरमर साउंड या एक डिफरेंट साउंड सुनाई देता है, जो कि मरमर साउंड के नाम से जाना जाता है। वो आपको देखने को, क्योंकि इस साइड में हार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है रेदर देन दिस साइड। तो अगर इस साइड में अगर एंडोकार्डाइटिस या एंडोकार्डियम इन्फेक्शन है तो मे बी मरमर साउंड ना हो, क्योंकि इधर का प्रेशर कम होता है और इधर का प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे इन्फेक्शन है, वाल्व डिफेक्ट हो रहा है, एओर्टिक वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, तो वहाँ पे एक पैथोलॉजिकल साउंड सुनाई दे सकता है जो मरमर साउंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द एंडोकार्डियल सरफेस ऑफ द हार्ट। जो हार्ट की एंडोकार्डियल सरफेस होती है उसका इन्फेक्शन होता है। द एंडोकार्डियम, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इज कंटाजियस विद द वॉल्स ऑफ द हार्ट। जो हार्ट की इनर मोस्ट लेयर है जिसको एंडोकार्डियम बोला जाता है, उसमें जो कंटाजियस हो जाती है यानी इन्फेक्शियस हो जाती है, उसके साथ साथ हार्ट के
वाल्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। देयरफॉर इन्फ्लामेशन फ्रॉम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अफेक्ट्स कार्डियक वाल्स एंड कॉर्डा टेंडनाई। कॉर्डा टेंडनाई क्या होती है? जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो नीचे मसल्स आपको दिख रही हैं, मस्कुलर लेयर, जो रस्सी टाइप जो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, जो मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताई, सॉरी फिजियोलॉजी बताई थी हार्ट की, तब उसमें बताया था कि बाइकस्पिड वाल्व को वापस जब सिस्टोल हो रहा होता है तब वापस बाइकस्पिड वाल्व ओपन ना हो जाए ऊपर की साइड, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसको रोक के रखने के लिए वहाँ पे कॉर्डा टेंडनाई और पेपिलरी मसल्स होती हैं। तो मे बी वाल्व्स अफेक्ट हो सकते हैं और मे बी कॉर्डा टेंडनाई अफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन की चांसेज हो सकते हैं कि वाल्व ओपन ना हो, या वाल्व जब सिस्टोल हो रहा हो तब ओपन हो जाए तो वापस ब्लड का रिफ्लेक्स हो सकता है या बैक फ्लो हो सकता है, जिसको क्या बोला जाता है, रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड हो सकता है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन है एंडोकार्डियम लेयर का, जो कि मेनली किसको अफेक्ट करता है, कार्डियक वाल्व्स को और एंडोकार्डियम लेयर को। एंडोकार्डाइटिस यूजुअली डेवलप्स इन पीपल्स विद कार्डियक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। जो ज़्यादातर पेशेंट जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के वो देखे गए या वो उनमें देखा गया है, जैसे कोई प्रोस्थेटिक वॉल यूज कर रहा था, या उनमें वॉल डिफेक्ट्स थे, या कंजेनाइटल वॉल्वुलर डिफेक्ट्स थे, या कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स थी, उन लोगों में ये कंडीशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ बन जाता है जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स में। इसके अलावा अगर प्रोस्थेटिक वाल्व यूज कर रहे हैं तो प्रोस्थेटिक वाल्व्स क्या होता है, जो प्रोन होते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन अडेयर जल्दी हो सकता है, और अडेयर हो जाएगा तो वो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चालू कर देगा। तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, वाल्वुलर डिसऑर्डर्स या प्रोस्थेटिक वाल्व्स जिन लोगों में, जो लोग यूज करते हैं उन लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल्स, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एंड द मेटाबॉलिक अल्ट्रेशंस एसोसिएटेड विथ एज। और ओल्ड एज में जैसे कि आपको पता है बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन से इतना स्ट्रांगली फाइट नहीं कर पाता और इन्फेक्शन होने के चांसेस, नॉट ओनली एंडोकार्डाइटिस, कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, ये बैक्टीरियाज है, इन्होंने आके जो मिट्रल एयर वाल या बाइकस्पिड वाल हो यहाँ पे अडेयर हो गए या चिपक गए। यहाँ पे धीरे धीरे अडेयर होने के बाद ये अपना नंबर बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाने के बाद यहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही इन्फ्लामेशन शुरू होगा वहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वेजिटेटिव फॉर्मेशन या न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, लीजन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कॉर्डा टेंडनाई वो अफेक्ट होगा, वाल अफेक्ट होंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि वाल वापस ओपन हो जाए, क्योंकि इसकी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है, इन्फ्लामेटरी डिफेक्ट्स, लीजन्स बने हुए हैं, तो उसकी वजह से वापस ब्लड ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। या फिर ये इस नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो ये वाल्व है ये ओपन ही हो गया है पूरी तरह से, और यहाँ पे इन्फेक्शियस वेजिटेशंस बनना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कोज कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें कोजेज की, तो कोजेज में मैंने बताया आपको मेनली बैक्टीरियल कोजेज होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, मतलब जिनके होने की वजह से एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, वो सब है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पीसीज हैं मोस्ट कॉमनली जो कि मानी जाती हैं कि इनकी वजह से हो सकता है, जिनमें कौन सी है, बोर्टनेला क्विंटाना, क्लेमाइडिया, एंटेरोकोका, HACKE ग्रुप, हेमोफिलस एक्टोबेसिलस, एक्सन नहीं, एक्टोबेसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम है, इकाइनेला या किंगेला है, ये सब। इसके अलावा रिकेचिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है, या ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप A, B एंड C, जैसे अपन ने बात की थी किसमें, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में कि स्ट्रेप्टोकोकल जो हिमोलाइटिक ग्रुप A बैक्टीरियाज थे, वैसे ही इसमें जो ग्रुप A, B, C तीनों अफेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, और ट्रोफेरियामा विप्लाई, ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं ये मेनली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कोज करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुछ फंगस है, जैसे कैंडिडा एल्बिगेंस, कैंडिडा पैरासिलोसिस, ये फंगस है, इनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और वायरस में कोक्सेकाई बी वायरस है, ये भी
माना देखा गया है कि कई एंडोकार्डाइटिस के कंडीशंस में इसकी प्रेजेंस भी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं या कुछ प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस हैं, जैसे कार्डियक कंडीशंस, इसको करेक्ट कर लेना, कार्डियक कंडीशंस, कार्डियक और नॉन कार्डियक। कार्डियक कुछ कंडीशंस होती हैं जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और उनकी वजह से ही एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे प्रायर एंडोकार्डाइटिस की पहले अगर एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो में भी चांसेस है कि दोबारा से एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड थिंग, प्रोस्थेटिक वाल्व्स अगर यूज कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। एक्वायर्ड वाल्व डिजीजेज जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस या मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशंस, कोई भी ऐसी एओर्टिक वाल्व डिजीज या एक्वायर्ड वाल्व डिजीज जिसकी वजह से कि एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। कार्डियक लीजन्स, अगर कार्डियक कोई लीजन प्रेजेंट है, मायोपैथी है या अदर कोई लीजन्स है तो उनकी वजह से हो सकता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज जैसे अपन ने बात की, रूमेटिक हार्ट डिजीज इज ऑल्सो ए condition in which bacterial infection is the important factor for cause. So the bacteria can spread from the throat to the systemic circulation and to the heart and may be cause infectious एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जैसे प्रीडिस्पोजिशन ऑफ आर्टरीज है या ट्रांसपोजिशन ऑफ आर्टरीज है। इसके अलावा फोसा ओवलिस है या और कोई कंजेनाइटल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। तो कोई भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर कोई पेसमेकर यूज कर रहा है पेशेंट तो पेसमेकर के जो वायर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तब जब भी पेसमेकर यूज किया जाता है तो वहाँ पे कंप्लीट एसेप्टिक टेक्निक यूज की जाती है ताकि कहीं पे भी किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। इसके अलावा एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रोफी, जो सेप्टम होता है बीच का, अगर इसके अंदर एसिमेट्रिक हाइपरट्रोफी मतलब एक इधर का और इधर का दो, मान लो ये एक सिंपल सा डायग्राम है हार्ट का, इसके 4 चैम्बर है, तो जो सेप्टम होता है उसकी एसिमेट्रिक हाइपरट्रोफी मतलब ग्रोथ बढ़ जाती है। तो किसी एक साइड में एसिमेट्रिकली अगर ग्रोथ बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्या है, जल्दी से एडर होने के चांसेज हो जाते हैं इन्फेक्शंस। तो आप सर्कुलेशन के अंदर इन्फेक्शंस होते ही हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन जो सर्कुलेशन में चले जाते हैं। अगर उनको कहीं पे भी अगर ऐसा इन्वायरमेंट मिला या कहीं पे ऐसी सरफेस मिली जहाँ पे वो अडहेर हो सकते हैं तो वो वहाँ पे चिपक जाते हैं और वहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर उन बैक्टीरियाज को वहाँ पे अडेरेंस के लिए सरफेस मिल रही है इजीली या फिर वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है कि वो वहाँ पे अडेयर हो सक रहे हैं तो वो वहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस जो कि नॉन कार्डियक है, जैसे इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़। कोई इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़ करता है मतलब आईवी ड्रग या ड्रग्स करता है तो वहाँ पे भी वो क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आर एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, किसी प्रोसीजर के दौरान या किसी जिसको आइनोट्रोपिक प्रोसीजर के दौरान होता है उसको आइनोट्रोपिक इन्फेक्शन बोला जाता है। नोजोकोमियल हॉस्पिटल स्टे के दौरान अगर आपको हॉस्पिटल स्टे या इस हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कि 72 आवर्स के बाद अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है इसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन माना जाता है। तो मे बी नोजोकोमियल इन्फेक्शन स्प्रेड हो उसके हार्ट तक या एंडोकार्डाइटिस कोज कर सकता है, तो वो भी इसके अंदर आएगा प्रीडिस्पोजिशन कंडीशंस के अंदर। तो मेनली द इन्फेक्शियस कोज, द बैक्टीरियल कोज इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट कोज द मेन कॉजिटिव फैक्टर इज बैक्टीरिया दैट कोज एंडोकार्डाइटिस। इसके बाद बात करें पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं टियोलॉजिकल फैक्टर। जैसे मैंने बताया कि कोई भी टियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है जो कि प्रीडिस्पोजिशन कंडीशन जो कि अडेरेंस को बढ़ा देती है और अगर साथ में इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वहाँ पे इजीली अडेयर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो कोई भी ऐसी कंडीशन अगर वहाँ पे प्रेजेंट है साथ में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्मों को क्या करेगा, जो एंडोथीलियल सरफेस है, जो एंडोकार्डियम की एंडोथीलियल सरफेस है, वहाँ पे जाके अडहेर होना चालू हो जाएगा या चिपकना चालू हो जाएगा। फिर वहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। अब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहाँ पे अगर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गई है तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा और जो इन्फ्लामेटरी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स जो भी आएंगी, वो प्लेटलेट्स, और वहाँ पे जो एक कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा, एक इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है।
तो वहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म है उसको कवर करना चालू कर देती है और वहाँ पे क्या बनने लग जाते हैं, वेजिटेटिव लीजन्स ऑन द वाल्व सरफेस या एंडोकार्डियम की जो लेयर है वहाँ पे वेजिटेटिव लीजन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन होता है तो जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं जिसमें प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी के सारे टाइप्स, कोई सी डब्ल्यूबीसी में सारी डब्ल्यूबीसी आ जाती है, प्लेटलेट्स है, फाइब्रिन्स है, फाइब्रिनोजेंस है, ये सारे जो प्रोसेस होता है, इंटरल्यूकिन्स है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो सब वहाँ पे उस एरिया में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जो आपने पैथोलॉजी में इन्फ्लामेशन पढ़ा होगा तब देखा होगा कि वहाँ पे क्या क्या होता है। तो जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी सेल्स आती हैं और वो वहाँ पे वेजिटेटिव लीजन्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से वाल्व्स अफेक्ट होना चालू हो जाते हैं। अगर ये वाल्व्स पे बनना चालू हो गए वेजिटेटिव लीजन्स तो वाल्व्स हैं वो डैमेज होने लग जाएंगी और मोस्ट कॉमनली जो वाल्व डैमेज होते हैं वो मिट्रल और एओर्टिक वाल्व अफेक्ट होते हैं। तो जैसे जैसे अब एओर्टिक वाल्व और अगर डैमेज हो गया मान लो, तो जैसे आप बात करते हैं कि ये हार्ट है, अब मान लो मिट्रल वाल्व डैमेज हो गया, अब इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से ब्लड आपको एरोटा में जाना है, लेकिन अब क्या होगा, अगर मिट्रल वाल्व डैमेज हो गया तो यहाँ से रिगर्जिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वाल्व पूरी तरह से क्लोज नहीं रहेगा। जैसे ही सिस्टोल होगा प्रेशर से ब्लड जाएगा तो उसके साथ इधर भी वापस ब्लड जाना चालू हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा और टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से अदर सिम्टम्स वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर स्लोली अगर ये कंडीशन ज़्यादा टाइम तक बनी रही तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है और मे बी डेथ भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कंडीशंस की वजह से अगर डैमेज होंगे वाल्व्स तो वाल्व्स डैमेज होंगे तो कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है। और एक साथ में अगर कंडीशन हो कि जो वेजिटेटिव फॉर्मेशन हुआ है ये जैसे जैसे, क्योंकि हार्ट में तो कंटिन्यूसली ब्लड का फ्लो चलता रहता है, तो ये वेजिटेटिव फॉर्मेशंस वहाँ से ब्रेक होके एम्बोलस बन जाते हैं। तो ये एम्बोलाई आगे जाके और भी प्रॉब्लम्स या और कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकते हैं। जैसे अगर राइट साइडेड ऑफ हार्ट में एंडोकार्डाइटिस हुआ है या जो ट्राइकस्पिड वाल है उस साइड में अगर एम्बोलस बना है तो वो एम्बोलस कहाँ जाएगा, ये हार्ट अगर इस साइड में बना है तो ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये क्या करेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज कर सकता है। लेकिन इस साइड का जो है वो कहाँ जाएगा, थ्रू द एरोटा कहाँ जा सकता है, स्प्लीन, लीवर, ब्रेन, किडनी, कहीं पे भी, क्योंकि ब्लड के फ्लो के साथ जो एम्बोलस बनेगा वो जहाँ भी जाएगा वहाँ जाके ब्लॉकेज कर सकता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकता है। मेनली जो एंडोकार्डाइटिस है वो यहाँ पे लोकल वाल्व्स को डैमेज करना चालू कर देगा, लेकिन जो वेजिटेटिव फॉर्मेशन हुआ है वो अगर एम्बोलस बन के आगे चला गया तो उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म या स्प्लीन, लीवर, ब्रेन, किडनी या और भी कोई भी ऑर्गन एन्यूरिज्म हो सकता है, डीवीटी बन सकती है, तो कम्प्लीटली अदर कॉम्प्लिकेशंस भी वहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस, तो इसके कुछ 3 टाइप बताए गए हैं जो कि मोस्ट कॉमनली इसके कॉजेज़ के बेसिस पे ही हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज में सबसे पहले जो पहला टाइप है वो है नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस। नेटिव मतलब एन इन्फेक्शन सीन इन पेशेंट्स दोज हैव वाल्वुलर एंड हार्ट डिजीजेज दैट प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नेटिव मतलब कि हार्ट के अंदर ही कोई प्रॉब्लम थी, उसी एरिया की वजह से ही आपको एंडोकार्डाइटिस हो गया है। जैसे हार्ट में ही कोई मायोपैथी थी या प्रोस्थेटिक वाल्व यूज करा था, वाल्वुलर डिसऑर्डर था, तो उनकी वजह से अगर हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस। सेकंड, प्रोस्थेटिक वाल्व, अगर स्पेसिफिकली प्रोस्थेटिक वाल्व यूज कर रहा है पेशेंट और उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हो रहा है तो प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, 1 से 6% ऑफ ऑल पेशेंट्स विद प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व्स हैव एंडोकार्डाइटिस, मतलब 1 to 6% जो पेशेंट होते हैं जो कि प्रोस्थेटिक वाल्व यूज करते हैं उन सभी पेशेंट में से 6% पेशेंट में एंडोकार्डाइटिस का केसेस देखा गया है, तो इसलिए इसको एक अलग टाइप दिया गया है। इसके अलावा नोजोकोमियल एंडोकार्डाइटिस जो कि 10% आई केसेस के लिए अकाउंटेबल होता है। मतलब नोजोकोमियल इन्फेक्शन से आप हॉस्पिटल किसी और डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए गए थे लेकिन वहाँ जाके आपको वो इन्फेक्शन लग गया और उस इन्फेक्शन की वजह से आपको नोजोकोमियल एंडोकार्डाइटिस, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और वो 10% ऑफ जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केसेस में देखा गया है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शंस की वजह से एंडोकार्डाइटिस
हो सकता है। तो ये मेनली 3 टाइप के है, नेटिव जो कि कार्डियक कॉजेज़ की वजह से, प्रोस्थेटिक मतलब प्रोस्थेटिक वाल्व यूज करने की वजह से, और नोजोकॉमियल किसी अदर इन्फेक्शन जो हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आपको हो गया तो उनकी वजह से हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में सबसे पहले अपन जनरल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, जो कि एक इन्फेक्शन होने की वजह से सभी में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन, नॉट ओनली इन एंडोकार्डाइटिस, एनी इन्फेक्शन इन द बॉडी यू कैन सी द ऑल सिम्टम्स। चिल्स हो सकता है, वीकनेस, चिल्स और फीवर दोनों हो सकता है। चिल्स एंड फीवर यहाँ पे ऐड कर लेना, फीवर, चिल्स, फीवर, वीकनेस, मेलेज, फटीग, एनोरेक्सिया, आर्थरालजिया, बैक पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वेट लॉस और क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, FINGERS, ये आपको जनरली किसी भी इन्फेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अब अपन आते हैं एंडोकार्डाइटिस के स्पेसिफिक सिम्टम्स की तरफ। स्पेसिफिकली कार्डियक की बात करें तो कार्डियक जो साइट है वहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक मरमर साउंड सुनाई देगा, जिसकी मैंने पहले बात की थी कि अगर वाल्वुलर डिफेक्ट हो रहा है तो अपन पहले भी बात करते हैं कि जो 4 साउंड्स होते हैं उनमें जो एक साउंड होता है वो किसी ना किसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से होता है, तो वो साउंड भी आपको सुनाई दे सकता है। साथ में एक मरमर साउंड, क्योंकि आप यहाँ पे पता है आपको कि यहाँ पे जो वाल्स हैं, एओर्टिक वाल या जो बाइस्पिड वाल है वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो जैसे ही ब्लड का फ्लो होता है उसके अंदर कोई इंटरप्शन आता है तो वहाँ पे आपको मरमर साउंड सुनाई देता है। तो द मरमर साउंड इज़ द स्पेसिफिक चेंजिंग और न्यू मरमर साउंड, जो बार बार चेंज भी हो सकता है, आपको अलग अलग टाइप का मरमर साउंड आ सकता है। और एक स्पेसिफिक बात कि जो ट्राइकस्पिड एंडोकार्डाइटिस होता है, मतलब राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस होगा तो उसके अंदर आपको मरमर साउंड एब्सेंट होगा, क्योंकि उस साइड में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत कम होता है, या हार्ट का सिस्टोलिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से मरमर साउंड या जो वाल्वुलर डिफेक्ट की वजह से मरमर साउंड सुनाई नहीं देता। जबकि जो लेफ़्ट साइड होती है हार्ट की, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे आपको मरमर साउंड सुनाई देगा। हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट फेलियर इन 80% ऑफ पेशेंट्स। तो ये आपको कार्डियक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन। द मोस्ट कॉमन वेस्कुलर जिनका जो बात करते हैं ना डिफरेंशिएटिव सिम्टम्स, वो एंडोकार्डाइटिस के वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन से ही पता चलता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है स्प्लिंटर हेमरेज। स्प्लिंटर ब्लैक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिक्स, दे मे अकर इन द नेल बड्स। जैसे आपको ये नेल्स होता है तो इनके अंदर स्ट्रिक्स मतलब ऐसे काली काली रेखाएं दिखने लग जाती हैं, क्योंकि हेमरेजिक कंडीशंस की वजह से होते हैं। हेमरेज की वजह से वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिक्स दिखाई देने लग जाएंगी, ब्लैक स्ट्रिक्स। जैसे आपका नेल्स है तो इसके अंदर ब्लैक स्ट्रिक्स आपको देखने को मिल सकती है, इसको क्या बोला जाता है, स्प्लिंटर हेमरेज। इसके बाद सेकेंड है पेटेकी, जो कि माइक्रो एम्बोलिज्म या फ्रेगमेंटेशन, या जो मैंने बताया था कि एम्बोलस के टूट के और दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें ओस्लार नोड्स, ये तीनों चीज़ें आपको स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलेंगी, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। कहीं भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी इनके क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला होता है ओस्लार नोड। ओस्लार नोड, इसकी सबसे मेन चीज़ कि ये पेनफुल होता है, टेंडर होता है, रेड और पर्पल होता है, और पी साइज़ के लीजन्स होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, फिंगर टिप्स पे और टोज़ पे। फिंगर टिप्स और टोज़ पे पाए जाते हैं नोड्स या लीजन्स, जो कि पेनफुल होते हैं, टेंडर होते हैं, रेड, पर्पल और पी की साइज़, पी मतलब मटर के दाने की साइज़ के हो सकते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, ओस्लार नोड्स। सेकंड, जानवे नोड। जानवे नोड होते हैं, फ्लैट होते हैं, पेनलेस होते हैं, स्मॉल होते हैं और रेड स्पॉट्स होते हैं, जो कि पाम्स और सोल्स पे पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, फिंगर टिप्स पे और टोज़ पे। और जानवे नोड पाम्स और सोल्स पे पाए जाते हैं, पेनलेस होते हैं, जबकि ओस्लार नोड पेनफुल थे। इनके डिफरेंस भी कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इनका डिफरेंस भी याद रखना। जानवे नोड्स पेनलेस होते हैं, जबकि ओस्लार नोड्स पेनफुल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं रोथ स्पॉट्स, हेमरेजिक रेटाइनल लीजन्स। जो रेटाइना होता है उसमें हेमरेज की वजह से आपको वहाँ पे रेड से स्पॉट्स या जो दानेदार स्पॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं आँखों में, तो उसको क्या बोला जाता है, रोथ स्पॉट। इसके बाद अलावा एम्बोलाइजेशन, या एम्बोलाइजेशन की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आपको वो देखने को मिल सकते हैं।
जो जिस टारगेट ऑर्गन में या किसी भी ऑर्गन में या कोई भी वेसल्स के अंदर जहाँ पे जाके एम्बुलस फंसेगा वहाँ पे वो सिम्टम्स कोज कर सकता है। तो एम्बोलाइजेशन की वजह से भी बहुत सारे सिम्टम्स वेस्कुलर कंडीशंस वहाँ पे अराइज हो सकती हैं। तो इसके अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। ओस्लार नोड पेनफुल रेड पर्पल पी साइज एंड प्रेजेंट इन द फिंगर टिप्स एंड टोज। सेकेंड थिंग जानवे नोड पेनलेस स्मॉल रेड स्पॉट्स होते हैं जो कहाँ जाते हैं पाम्स एंड सोल्स पे। और रोथ नोड्स जो कि रेटाइनल लीजन्स आंखों के अंदर आपको दानेदार लाल लाल से स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं जिनको क्या बोला जाता है रोथ स्पॉट। तो ये वेस्कुलर मैनिफेस्टेशंस हैं जिनसे अपन पता लगा सकते हैं कि एंडोकार्डाइटिस है या और कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशंस की। तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीबीसी जिसमें आपको इन्फेक्शंस का पता लग सकता है, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ा हुआ होगा, इन्फेक्शन होता है तो चेस्ट एक्सरे से आपको पता लग सकता है, कोई कार्डियोमायोपैथी या कोई भी अदर कंडीशन या आपका जो वाल्वुलर डिफेक्ट्स हैं उनकी वजह से कार्डियक एनलार्जमेंट हो तो वो आप देख सकते हैं। ईसीजी से आपको कार्डियक डिसरिथमियाज के बारे में पता चल सकता है, इकोकार्डियोग्राफी से आपका हार्ट का कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन। और ड्यूक्स क्राइटेरिया, जो ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है वो स्पेसिफिक चीज़ होती है एंडोकार्डाइटिस के डायग्नोसिस के लिए। ड्यूक्स क्राइटेरिया आगे मैं बताऊँगा क्या होता है। इसके अंदर 2 तरह के क्राइटेरिया होते हैं, मेजर और सॉरी यहाँ पे माइनर लिखना, मेजर नहीं माइनर है। एक तरफ मेजर क्राइटेरिया एक तरफ माइनर क्राइटेरिया, जैसे अपन ने किस में देखे थे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर, वैसे ही यहाँ पे है ड्यूक्स क्राइटेरिया जो कि मेजर और माइनर क्राइटेरियाज बताए गए हैं। तो मेजर क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या आता है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर, कि आपने ब्लड कल्चर किया उसमें आपको कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स अगर मिल रही हैं तो वो एक साइन हो सकता है कि वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। टिपिकल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 2 कल्चर्स, टिपिकल मतलब जो कि एंडोकार्डाइटिस के लिए स्पेसिफिक कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे मैंने बताई अगर वो प्रेजेंट है फ्रॉम 2 कल्चर्स, 2 बार आपने कल्चर किया और दोनों बार में कोई टिपिकल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिकली एंडोकार्डाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो अदर कोजेज भी हो सकते हैं, अदर प्रॉब्लम्स भी कोज कर सकता है, लेकिन वो प्रेजेंट है तो मे बी वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। इसके बाद परसिस्टेंट पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स टेकन मोर देन 12 आवर्स ए पार्ट, मतलब 12 घंटे के अंतराल में आपने ब्लड टेस्ट किया और उसके अंदर भी अगर आपको पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ रहा है मतलब वहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो मे बी वहाँ पे आपको एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। 3 और मोर पॉजिटिव कल्चर्स टेकन ओवर मोर देन 1 आवर, 3 से ज़्यादा पॉजिटिव कल्चर्स जो एक घंटे टेकन ओवर मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा के अंदर आपने 3 या 3 से ज़्यादा बार पॉजिटिव या ब्लड कल्चर किया और उसके अंदर अब अगर हर बार पॉजिटिव आ रहा है तो मे बी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट जो आपको इकोकार्डियोग्राफी से आपको देखने को मिल सकता है, अगर एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट है, कार्डियक डिफेक्ट्स हैं तो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राफिक लिखना, पॉजिटिव कार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स, इसको काट के ये क्या है स्कॉलरशिप ग्राफिक है, इसको काट देना, यहाँ पे लिखना इकोकार्डियोग्राफिक, इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऑफ वेजिटेटिव लीजन्स अगर आपको इकोकार्डियोग्राफी में देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैंने पहले फ़ोटोज़ दिखाए थे आपको कुछ, तो वहाँ पे जो देखने को मिल रहा था वैसा अगर देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। और न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन, पहले किसी तरह की कोई रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर रिसेंटली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको वाल्वुलर रिगर्जिटेशन देखने को मिल रहा है या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अब आगे पता चलेगा कि इनमें से कितने प्रेजेंट हो तो अपन कन्फर्मेटिव एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे और कितने एब्सेंट हो तो नहीं माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं माइनर क्राइटेरिया के अंदर आता है, इसको मेजर को काट के माइनर कर लेना। माइनर क्राइटेरिया में देखा जाता है प्रीडिस्पोजिंग वाल्वुलर एंड कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़, मतलब पहले से कोई वाल्वुलर अगर और कार्डियक एबनॉर्मलिटी है और साथ में आपको जो जनरल सिम्टम्स या वेस्कुलर सिम्टम्स जो मैंने पीछे बताए वो देखने को मिल रहे हैं तो मे बी वहाँ पे एक एंडोकार्डाइटिस हो सकता है।
अगर कोई इंट्रावेनस ड्रग मिसयूज कर रहा है तो वहाँ पे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। पायरेक्सिया मतलब टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप मान सकते हो। एम्बोलिक फिनोमेना मतलब कहीं पे आपको एम्बोलस दिखाई दिया या एम्बोलिक जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए तो आप आइडिया लगा सकते हो। वेस्कुलाइटिस फिनोमेना जो मैंने अभी बताया, ओस्लार नोड, रोथ नोड्स, अगर ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं या इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स में कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आ रही हैं और साथ में ब्लड कल्चर सजेस्टिव ऑर्गेनिजम्स ग्रोन बट नॉट अचीविंग मेजर क्राइटेरिया, मतलब मेजर क्राइटेरिया के जितना नहीं लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे फाउंड हो रहा है तो मे बी वहाँ पे हो सकता है। अब अगर अपने को ये सारे सिम्टम्स पता है, मेजर और माइनर क्राइटेरिया, अब इनमें से कितने प्रेजेंट हो तो अपन मानेंगे कि कार्डाइटिस है और कितने एब्सेंट हो या क्या है वो अपन डेफिनेटिव और आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी हो सकता है। तो अगर डेफिनेटिव एंडोकार्डाइटिस होगा वहाँ पे तो 2 मेजर क्राइटेरिया, जो मेजर क्राइटेरिया जो उनमें से 2 कोई भी क्राइटेरिया अगर प्रेजेंट है तो अपन बोल सकते हैं कि उसको डेफिनेटली एंडोकार्डाइटिस है। या फिर 1 तो मेजर और 3 माइनर, 1 तो मेजर और 3 माइनर क्राइटेरिया में से 3 और मेजर में से 1 अगर प्रेजेंट है तो अपन बोल सकते हैं कि वहाँ पे डेफिनेटली एंडोकार्डाइटिस है। या फिर 5 माइनर क्राइटेरिया अवेलेबल, या तो 2 मेजर हों या फिर 1 मेजर और 3 माइनर या फिर 5 माइनर, तो अपन मान सकते हैं कि वहाँ पे कन्फर्मेटली एंडोकार्डाइटिस है। इसके अलावा पॉसिबल एंडोकार्डाइटिस की वहाँ पे है पॉसिबिलिटी कि एंडोकार्डाइटिस हो सकता है तो 1 मेजर प्रेजेंट हो या फिर 1 मेजर और 3 माइनर, या तो 1 मेजर प्रेजेंट हो या 1 मेजर और 3 माइनर प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे माइनर को काट के मेजर कर लेना, 1 मेजर और 3 माइनर अगर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर वालों में से 2 मेजर क्राइटेरिया में से कोई भी प्रेजेंट है तो कन्फर्मेटली एंडोकार्डाइटिस है, 1 मेजर और 3 माइनर प्रेजेंट है तो कन्फर्मेटिव एंडोकार्डाइटिस, और 5 माइनर प्रेजेंट है तो भी कन्फर्मेटिव एंडोकार्डाइटिस होगा ही होगा। तो इससे अपन डायग्नोसिस से पता लगा सकते हैं इनमें से कि पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है या नहीं। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जो बैक्टीरियल कोज है वो सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है और प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स हैं, प्रीडिस्पोजिशन कंडीशंस है तो उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एंटीबायोटिक थेरेपी। तो एंटीबायोटिक थेरेपी में अकॉर्डिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से एंटीबायोटिक रेजिमेंट्स यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे अगर पेनिसिलिन ससेप्टिबल वायरिडीन जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे अपन कौन सी पेनिसिलिन जी सेप्ट्राइक्सन फॉर 4 वीक्स यूज कर सकते हैं, या फिर पेनिसिलिन जी प्लस जेंटामाइसिन फॉर 2 वीक्स यूज कर सकते हैं, या फिर सेप्ट्राइक्सन प्लस जेंटामाइसिन फॉर 2 वीक्स यूज कर सकते हैं, या फिर वैंकोमाइसिन फॉर 4 वीक्स यूज कर सकते हैं। वो पेशेंट की, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पेनिसिलिन से क्या होता है, एलर्जी होती है, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू पेशेंट के रेस्पॉन्स अपन अलग अलग जो भी आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी के हिसाब से या सूटेबिलिटी के हिसाब से इनमें से कोई सा भी रेजिमेन आप यूज कर सकते हो अगर ये वाले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं तो। इसके बाद सेकंड करते हैं रिलेटिवली पेनिसिलिन रेजिस्टेंट वायरिडीन जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, और एक तो ये ससेप्टिबल और अगर रेजिस्टेंस हैं स्ट्रेप्टोकोकस और बोविस तो वहाँ पे पेनिसिलिन जी के साथ सेप्ट्राइक्सन 4 वीक्स के लिए और साथ में जेंटामाइसिन 2 वीक्स के लिए आपको देनी पड़ेगी और वैंकोमाइसिन 4 वीक्स के लिए देनी पड़ेगी। मतलब ये तो वो बैक्टीरिया जो कि पेनिसिलिन से ससेप्टिबल हैं कि वहाँ पे पेनिसिलिन की वजह से उन पर कोई अफेक्ट हो रहा है। दूसरे जो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है तो वहाँ पे थोड़ा सा रेजिमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे पेनिसिलिन के साथ सिर्फ सेप्ट्राइक्सन चल रही थी, वहाँ पे इसके साथ प्लस में जेंटामाइसिन और चालू कर देंगे, या फिर अकेली वैंकोमाइसिन 4 वीक के लिए। इसके बाद पेनिसिलिन रेजिस्टेंट वायरिडीन स्ट्रेप्टोकोकस और बोविस है तो उनके अंदर भी अपन एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन जी प्लस जेंटामाइसिन फॉर 4 to 6 वीक्स एंड वैंकोमाइसिन फॉर 6 वीक यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीसिलिन ससेप्टिबल स्टेफाइलोकोकाई, तो उनमें नेफासिलिन और ऑक्सासिलिन 6 वीक के लिए प्लस जेंटामाइसिन फॉर 3 to 5
डेज के लिए, ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो फास्ट रिकवरी होगी, अगर देते हो तो, नहीं देना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं। इसके अलावा सिफाजोलिन फॉर 6 वीक के लिए प्लस जेंटामाइसिन फॉर 3 to 5 डेज के लिए। इसके बाद आता है ऑक्सासिलिन रेजिस्टेंट स्टेप, ये तो ससेप्टिबल था, ये तो इसके लिए अलग रेजिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द एजेंट आपको यहाँ पे रेजिमेंट्स में चेंज करके देने पड़ सकते हैं। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको जिन जिन चीज़ों पे फोकस करना है, सबसे पहले तो मेंटेन कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट है वो उस पर फोकस करना है, क्योंकि अगर वाल्वुलर डिफेक्ट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे जो कार्डियक आउटपुट है वो अफेक्ट हो सकता है। अगर एओर्टिक वाल भी डिफेक्ट हो और मिट्रल वाल, दोनों में से कोई सा भी अफेक्ट है, रीगर्जिटेशन हो या स्टेनोसिस हो, तो दोनों कंडीशंस में वहाँ पे आपको कार्डियक आउटपुट में कमी देखने को मिल सकती है, तो उसको मेंटेन करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकंड, टिश्यू परफ्यूज़न, अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो ऑब्वियस सी बात है टिश्यू परफ्यूज़न भी कम होगा, तो इन दोनों को मेंटेन करना। साथ में इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, पायरेक्सिया रहेगा, तो उसको ट्रीटमेंट करना या टेम्परेचर को मेंटेन करना नॉर्मली, वो आपका प्रायोरिटी होगी। और साथ में न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, ये सब आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी। तो गाइज ये था एंडोकार्डाइटिस, जो कि इन्फेक्शंस की, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, और इसके अंदर कुछ प्री डिस्पोजिशन कंडीशंस है जो कि कार्डियक और नॉन कार्डियक हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी जो अपन ने देखी कि जो जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ वहाँ पे वेजिटेटिव फॉर्मेशन हो गया, और वेजिटेटिव फॉर्मेशंस के बाद वहाँ पे वाल्वुलर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो थैंक यू गाइस, ये था एंडोकार्डाइटिस। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए अपनी तैयारी पूरी रख सकें। थैंक यू।